watching सहारा टीवी। जान छुड़ाई जा सकती है। इसी तरह करके हिस्ट्री जब हम लेते हैं तो हिस्ट्री के हवाले से एक नुक्ता ये बताना चाहूँगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि हिस्ट्री कैसे ली जाए। हिस्ट्री में ये होता है कि 3 चीज़ों को आपने याद रखना होता है। सबसे पहले आप ये देखें कि जो मरीज़ आपके सामने बैठा हुआ है उसको सर से लेके पाँव तक उसके मामला डिस्कस कर लें। मिसाल के तौर पे आप पूछ सकते हैं, जी आपको कोई दिमागी मसला नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, आपको सर दर्द होता है नहीं होता है, कोई ट्यूमर वगैरह की हिस्ट्री या आपकी सर से लेके पाँव तक आ जाएं। उसके अलावा उसकी 24 घंटे की लाइफ डिस्कस कर लें। ये बात हो रही है हिस्ट्री पूछने के हवाले से। 24 घंटे की लाइफ में क्या है, जी आप क्या करते हैं वगैरह वगैरह, यानी जो नेचर ऑफ जॉब है वो भी बड़ी काउंट होती है। तो इसी तरह करके अक्सर लोग तो ये समझते हैं कि शायद डॉक्टर साहब इस वजह से पूछ रहे हैं, जी क्या करते हैं, कि शायद पैसे लेने के हवाले से देख रहे हैं कि बंदा क्या करता है। लेकिन हमें मालूमात चाहिए होती है कि इस बंदे का जो काम है उसकी क्या कैफियत है। तो मसलन वो कहता है, जी मैं तो रात को जागता हूँ, इसी तरह करके उसके अलग मामलात हो सकते हैं। या वो कहता है मुझे नींद नहीं आती, तो हमने फिर वहाँ से देखना होता है कि इसका क्या फैक्टर हो सकता है। 24 घंटे की लाइफ के अंदर मसाइल सामने आ जाते हैं। इसी तरह जो तीसरा नुक्ता मैंने आपको बताया, सर से लेके पाँव तक केस टेकिंग करें। और उसके अलावा जो दूसरा नुक्ता आपको बताया है 24 घंटे की लाइफ वाला, और उसके अलावा आप तीसरा नुक्ता ये होता है कि उसकी फैमिली हिस्ट्री मालूमात कर लें कि जी आपके फैमिली के अंदर कोई कैंसर, टीबी या कोई और कौन कौन से मसाइल हैं, किस किस्म की बीमारियां मौजूद हैं, तो उसी को बेस बनाकर इलाज किया जा सकता है। मुख्तलिफ लोग आते हैं हमारे पास सर्जरीज़ के हवाले से। वो कहते हैं, जी मेरा हर्निया का ऑपरेशन हुआ था, टेस्टिस का ऑपरेशन हुआ था, प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ था। तो इस तरह के केसेस के अंदर स्टेफिसगेरिया 200 और इस तरह की जो बाकी यानी ऑपरेशन से रिलेटेड जो दवाइयाँ हैं, कैलेंडुल है, आर्निक है, हाइपेरिकम, इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह करके बहुत सारे लोग आते हैं। एक बड़ी वजह यह भी है कि वो मुख्तलिफ मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किसी को कोई बीमारी है, किसी को मिर्गी है वगैरह वगैरह। एक मेरे पास केस आया था एज़ोस्पर्मिया का, तो उसको उन्होंने कहा, जी मैं 4 साल से मिर्गी की दवाइयाँ खा रहा हूँ। वो स्टीरॉयड बेस्ड दवाइयाँ थी। तो उसमें हमने सिंपल कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं की। उन स्टीरॉयड को नील करने के लिए, मेडिकेशन को ख़त्म करने के लिए कार्टिज़ोनम 200 की एक डोज़ रोज़ाना दी थी, तो वो एज़ोस्पर्मिया क्लियर हो गया था। तो इसी तरह मेडिसन के जो असरात होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए आम तौर पे नक्स फमिका दी जाती है, उनको एंटीडोट किया जाता है। और होम्योपैथिक की जो दवाइयाँ होती हैं, अगर उनको आप नील करना चाहते हैं तो एलोज 200 इस्तेमाल की जाती है। आप एलोज को पढ़ भी लें, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब दवाइयाँ अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल की गई हों और उनके असरात ख़त्म करने हों तो एलोज 200 का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा कीमोथेरेपी वाले लोग दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, कैंसर वगैरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। स्टीरॉयड का पहले मैंने जिक्र किया। अगर कीमोथेरेपी के मामलात हों तो उसमें भी नक्स दे सकते हैं हम। कैडमियम सल्फ जो है ना, कीमोथेरेपी के असरात को ठीक कर सकती है। तो अगली जो एक बड़ी वजह है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर, कि आप किस माहौल में काम करते हैं, मरीज़ किस माहौल में रह रहे हैं। मिसाल के तौर पे यानी वो उसका नेचर ऑफ जॉब क्या है, उसका स्ट्रेस लेवल कहते हैं, वो बैठा रहता है या मार्केट में होता है। तो इस तरह के जो मामलात होते हैं, वो फैक्ट्री में काम करता है, वहाँ टेम्परेचर कैसा होता है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, ये चीज़ें बड़ी काउंट होती हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल का यानी फैक्टर हो सकता है, उसके असरात होते हैं। एक्सरे डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं, तो ऐसे एक्सरे वालों को एक्सरे 30 की एक डोज दी जा सकती है। तो इसी तरह करके ओवर हीटिंग द टेस्टिस, ये एक बहुत बड़ा मसला है। जो लोग ड्राइवर हजरात होते हैं, बाइक का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, कभी उनको सर्दी लग रही होती है, कभी गर्मी लग रही होती है, टेम्परेचर चेंज होता रहता है। तो अभी भी पिछले दिनों मेरे पास एक ताज़ा तरीन जो केस ठीक हुआ है, वो साहब अटक से आए थे, तो उनका भी इसी तरह बॉडी टेम्परेचर का इशू था। तो उसमें
बॉडी टेम्परेचर के हवाले से ये नुक्ता था कि मैंने लंबा चौड़ा उसको नहीं, मैंने एक ही नुक्ता समझा कि इनको यानी टेस्टिस की जो टेम्परेचर बैलेंसिंग है, मैंने मर्कसाल 200 और डल का मारा 200 मैं रोज़ाना दी थी, तो वो उनका अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा केस ठीक हो चुका है। तो ये जो बच्चे आजकल यंग जनरेशन हमारी है, ये लैपटॉप को गोद में रख के इस्तेमाल करते हैं, इवन दैन के मोबाइल को भी घंटों घंटों इस्तेमाल किए थे। तो बहरहाल इस तरह के मसाइल होते हैं जो ओवर हीटिंग द टेस्टिस, ऐसे मामलात को भी फोकस करना चाहिए। अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, उस वजह से बहुत सारे मसाइल होते हैं। नक्सोमिका दी जा सकती है, गेरिकस दी जा सकती है, सल्फ्यूरिक एसिड दी जा सकती है, आर्सेनिक दी जा सकती है। तो इसी तरह करके ये जो नशे वाली चीज़ें हैं इनको भी यानी इलाज करते हुए फोकस करना चाहिए। बाज़ लोग सिगरेट ज़्यादा पीते हैं या तंबाकू का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों को ज़रूर आप टोबैकम 200 में दें, कैलेडियम 200 में दें, स्टेफिसगेरिया या डाफने इंडिका एक दवाई होती है, सिगरेट के मसाइल को या तंबाकू नोशी के जो असरात होते हैं उसको बहुत अच्छा ठीक करती है। उसके अलावा स्ट्रेस फैक्टर मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। मैं बल्कि अक्सर कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर बांझपन के हवाले से अगर बहुत बड़ी वजह मालूम की जाए तो वो स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस से मुराद ये है कि जॉब स्ट्रेस है, उसके अलावा घरेलू स्ट्रेस है, उसके अलावा यानी मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेस हैं, माशरती स्ट्रेस हैं। यानी अगर किसी की शादी हुई है उसको घर के अंदर टेंशन है, ठीक है, उसकी बीवी की उसके मतलब वालिदैन के साथ नहीं बनती, वो परेशान रहता है, स्ट्रेस में रहता है, ऑफिस के अंदर स्ट्रेस में रहता है। इसी तरह उसके ऊपर कोई कर्ज़ है, उसकी आमदन कम है, ख़र्चे ज़्यादा हैं। तो ऐसे जो स्ट्रेस होते हैं उसमें बाकी दवाइयाँ तो चलो आप इलामात के मुताबिक, लेकिन जो स्टेफिसगेरिया 200 स्ट्रेस लेवल को बहुत अच्छा ठीक करती है। मैं आपको बल्कि यहाँ पे ना स्ट्रेस के हवाले से एक केस भी सुना देता हूँ। मेरे पास एक साहब आए थे तलागंग से, तो उनकी जॉब बहुत अच्छी थी, तो बड़ी खूबसूरत किस्म की गाड़ी थी उनके पास, पैकेज बहुत अच्छा था, सरकारी तौर पे घर भी मिला हुआ था। तो उनके जरासीम थे 10% एक्टिव थे। तो बाद जब सारी मालूमात की तो कहते हैं जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं बड़ा खुश हूँ, फिट हूँ, ये वो। जब स्ट्रेस की बात हुई कहते लगे कि हाँ डॉक्टर साहब एक मसला है कि मुझे कंपनी की तरफ से बड़ा प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है कि वो कहते हैं टारगेट पूरे करने हैं, वो स्टाफ भी नहीं सुनता, तो मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि जॉब को छोड़ दूँ। तो मैंने कहा जी अल्लाह ने काम कर दिया। तो उनको भी स्टेफिसगेरिया 200 की एक डोज़ रोज़ाना दी थी, तो 1-2 माह के अंदर उनकी जो रिपोर्ट 60% हो गई थी और कंसीव हो गया था। तो इसलिए स्ट्रेस को ज़रूर फोकस करें कि किस किस्म का स्ट्रेस मौजूद है। वेट के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं आजकल मौजूदा दौर के अंदर। जो एक बड़ा मसला है वो वेट का भी है, मर्दों के साथ साथ औरतों का भी वेट तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि खाना पीना बहुत ज़्यादा है, ख़ास करके लाहौर में खाना पीना बहुत है और चलना फिरना नहीं है। तो हर बंदा जल्दी के अंदर होता है जी। आजकल यंग जनरेशन से बात करें कि बेटा थोड़ा सा चलते हैं पैदल, कहते हैं नहीं जी बड़ी जल्दी है, बस टाइम नहीं है। तो उसमें ये होता है कि वेट के मसाइल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वेट को अगर आप अच्छे तरीके से ठीक करना चाहते हैं, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए, थायरोडिनम और आरामेट की एक डोज दें CM में, और नेट्रम कार्ब 200 और कैलकेरिया कार्ब 200 में रोज़ाना दें। आमतौर पे किताबों में लिखा गया है कि कैलकेरिया कार्ब मोटापे की बड़ी दवाई है, लेकिन मेरे तजर्बे के अंदर नेट्रम कार्ब का रिज़ल्ट ज़्यादा है। उसके अलावा फ्यूकस 200 में दे सकते हैं। कैलोट्रोपस एक दवाई होती है, क्यू पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं, फिलिक्स मास क्यू में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन मर्दों का पेट ज़्यादा होता है उनको अगर 2-3 महीने फिलिक्स मास क्यू दें तो उनका अच्छा भला पेट कम हो जाता है। तो ये बहरहाल सारी वो बातें हैं जो प्रैक्टिकली तजर्बे की बातें हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो किताबी लेवल पे मौजूद हो। जो मैं रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ उनके नुकात आपसे शेयर कर रहा हूँ।
तो वेट के हवाले से अगर आप ख़वातीन को वेट कम करने के नेटम कार्ब देंगे तो वैसे भी बांझपन की बड़ी दवाई होती है। तो इसी तरह डायबिटीज़ के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। डायबिटीज़ बुनियादी तौर पे क्या है कि यानी चलना फिरना ख़त्म हो गया, उसी को हम कह सकते हैं, उस वजह से शुगर होती है। तो जिन लोगों को शुगर होती है, शुगर का जो 99% हल होता है वो बिल्कुल अभी भी मौजूद है। मेरे तमाम जो शुगर के पेशेंट होते हैं, मैं उनको पाबंद करता हूँ कि आधा घंटा खाली पेट आपने वॉक करनी होती है। जो लोग खाली पेट वॉक करते हैं तो उनके फैट्स ज़ाहिर ख़त्म होते हैं, मोटापा कम होता है, उनका कोलेस्ट्रॉल ठीक होता है, उनका यूरिक एसिड ठीक होता है, तमाम लेवल ठीक होते हैं। सुबह जब हम चलते हैं तो एक कीमती नुक्ता ये है कि ऑक्सीजन लेवल 100 होता है। इसी रोड के ऊपर आप सुबह आएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि मैं शायद किसी गांव में फिर रहा हूँ, लेकिन इसी रोड के ऊपर जब आप शाम को आएंगे तो ऑक्सीजन लेवल 30 होगी। तो ये छोटे छोटे नुक्ते ऐसे हैं कि जो आपने अपनी दवाइयों के साथ साथ मरीज़ों को बताने भी हैं कि शुगर जो है ना बहुत अच्छा ठीक हो सकती है। प्रैक्टिकल के तौर पे आप ये कर सकते हैं कि अगर किसी की शुगर चेक करते हैं, वो फ़र्ज़ करें 350 निकलती है, तो आप उनको कहें जी 1-2 किलोमीटर का राउंड लगा के हैं, दोबारा चेक करवाएं तो वो 100-150 पॉइंट शुगर कम हो जाती है। तो इसी तरह करके खाली पेट वॉक कराएं। और शुगर की जो दवाइयाँ हमने इस्तेमाल करानी हैं उसमें एसिड फास 200, फास्फोरस 30, कार्सिनोसन और ट्यूबर की 1 8 डोज सकते हैं। ताज़ा जो शुगर के 99% केसेस ठीक हो जाते हैं और शुगर 5 से 10 साल के लिए ख़त्म भी हो सकती है। ज़्यादातर शुगर पाकिस्तान के अंदर डिप्रेशन की वजह से है। जो भी डिप्रेशन के केस होते हैं उसमें 3 पुड़ियाँ हर मरीज़ को दें, इग्निशिया CM, नेट्रम CM और एसिड फास CM। डिप्रेशन के जो मसाइल होते हैं उस पर लबा एक्टिव हो जाता है और वो कई सालों के लिए शुगर ठीक हो जाती है। तो जनरल केसेस के अंदर आप प्लम्बामेट दे सकते हैं, एलेक्सोनम दे सकते हैं, और बाकी एक दवाई होती है रस अरोम। रस अरोम की ख़ास अलामत ये होती है कि लोग कहते हैं जी पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, मसाना कमज़ोर हो जाता है, तो ये भी शुगर की बड़ी ख़ास दवाई है। उसके अलावा रीनल फेलियर की वजूहत होती हैं, लोग दवाइयाँ खा रहे होते हैं, ठीक है। वैसे अगर ऐसा केस आपके पास आता है तो उसको रीनल फेलियर वाले मरीज़ों को कैल्शियम 200 में ज़रूर दें, क्योंकि कैंट ने लिखा हुआ है जब एक आम सादा बंदा गांव के अंदर जाता है तो लोग पूछते हैं जी आपको क्या हुआ है, तो वो कहते हैं जी मेरे गुर्दे पेशाब भी नहीं बनाते। सादा अल्फाज में वो तारीफ़ करता है गुर्दे फेल की। तो कैल्शियम के अंदर कैंट ने लिखा है कि किडनी डू नॉट मैन्युफैक्चर यूरिन। तो इसलिए ऐसे बांझपन के केसेस हों जिनकी हिस्ट्री में रीनल फेलियर भी हो तो उनको आप कैल्शियम, लाइको और इस तरह की दवाइयाँ दे सकते हैं, और उनकी जो मेडिकेशन होती है उनको नील कर सकते हैं, नक्सफामिका या जो भी बाकी दवाइयाँ इस्तेमाल करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मर्दाना बांझपन के हवाले से कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं। जब भी मर्दों के केस हमारे पास आते हैं तो बड़ा ज़रूरी होता है कि उनका सीमन टेस्ट करवाया जाए, उसके बाद हार्मोन के टेस्ट करवाए जाएँ, यानी सेक्रोटल अल्ट्रासाउंड करवाया जाए, और भी उसके अलावा कोई FNAC टेस्टिस होता है, इस तरह के मसाइल होते हैं। तो मैं आगे जाके इनको थोड़ा वजाहत भी कर देता हूँ। फ़िज़िकल मुआयना भी बाज़ का ज़रूरी होता है, तो इसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं। जो मर्द हज़रात होते हैं वो मर्दों को फ़िज़िकल भी देख सकते हैं कि उनकी टेस्टिस के साइज़ कैसे है, ट्रॉफी नहीं है या कोई वेरिकोसील के मामलात नहीं है, हाइड्रोसील नहीं है। तो इस तरह करके ना ट्रॉफी ऑफ टेस्टिस के हवाले से जो इलाज है मैं आगे बता देता हूँ। सीमन टेस्ट बड़ा मरकज़ी टेस्ट होता है। ये वो टेस्ट है जिसने पाकिस्तान भर में मुझ जैसे बंदे को बड़ा यानी एक हौसला दिया है, और मैंने सोशल मीडिया के ऊपर सीमन टेस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा यानी अपने तजर्बात बताए हैं। आपके पास सीमन टेस्ट आता है, उसमें बड़ा ज़रूरी होता है कि टोटल काउंट को चेक किया जाए। टोटल काउंट अगर आपका 100 के लगभग नहीं है तो उसको आप समझें कि टोटल काउंट कम है, क्योंकि जब टोटल काउंट सही नहीं होगा तो वो एग को पेनिट्रेट नहीं करेगा। टोटल काउंट का अच्छा होना ज़रूरी है। हम अक्सर क्या करते हैं कि WHO के मुताबिक जो लेवल होता है
15 मिलियन का, लेकिन उसमें मसाइल ये होते हैं कि वो फिर केस फंसे रहते हैं। टोटल काउंट को बढ़ाने के लिए सिफिलिनियम, आरामेट, कार्सिनोसन, ट्यूबर, मेडोरिनम, इनकी एक डोज दी जा सकती है। उसके अलावा आरामेट एक्सरे जो है ना बहुत कसरत से इस्तेमाल की जा सकती है। टोटल काउंट बढ़ाने के साथ साथ अक्सर देखा गया है कि एक्टिव जरासीम कम होते हैं और स्लगश ज़्यादा होते हैं। मैंने ये कई दफ़ा सोशल मीडिया के ऊपर नुक्ता शेयर किया, बड़ा कीमती नुक्ता है, काबिल गौर है, कि जब भी हमारे पास मरीज़ आता है तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब आज सुबह से तबीयत ठीक नहीं है, मैं बड़ा सुस्त हूँ, एक्टिव नहीं हूँ, आज छुट्टी भी कर ली है, सुबह मैंने क्लिनिक पे आना था तो नहीं आ सका, शाम को आया हूँ, उठने नहीं हो रहा। यानी सुस्ती का नुक्ता है, बड़ा कीमती नुक्ता है, काबिल गौर है। हमारे पास जो केस आते हैं उसमें एक्टिव 10 होते हैं और स्लगश 20 या 30 होते हैं। हम बगैर किसी हिस्ट्री के जलसीमियम 200 की डोज रोज़ाना देते हैं। मेरा मौक़िफ़ ये है कि जब बंदा सुस्त हो तो हम जलसीमियम देते हैं, लेकिन जरासीम सुस्त हो तो जलसीमियम क्यों नहीं देनी चाहिए। तो अच्छे भले केस बगैर हिस्ट्री लंबी चौड़ी के ठीक हो जाते हैं। स्लगश ज़्यादा हों तो जलसीमियम 200 बहुत गहरा काम करती है। बाकी जो दवाइयाँ होती हैं उसमें रूट काज के हवाले से यानी आप दे सकते हैं। एक्सरे 30 हर दूसरे तीसरे केस को दी जा सकती है। लाइकोपोडियम दी जा सकती है, बड़ी उम्र के केसेस में लाइकोपोडियम दी जा सकती है। पल्साटीला का एक फैक्टर यहाँ पर यह है कि अक्सर लोग आते हैं, वो कहते हैं ख़वातीन के अंदर पल्साटीला बहुत ज़्यादा देखने में आती है, मसलन जी मूड उनका कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। लेकिन एक बंदे के पास 5 रिपोर्टें, एक में एक्टिव 10 हैं, दूसरे में 20 हैं, तीसरे में 30 हैं, चौथे में 15 हैं, पाँचवें में 25 है। यानी रिपोर्ट कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है। तो जब भी पैथोलॉजी की रिपोर्ट ऊपर नीचे होती है, यानी शुगर कभी हाई हो रही है कभी लो हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी यूरिया बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, तो ऐसे केसेस में भी पल्साटीला ही दवाई होती है। अगर वो मजाज के ऊपर काम करती है तो पैथोलॉजी पे भी काम करती है। तो इसी तरह करके सीमेन टेस्ट के हवाले से पस सेल का एक बहुत बड़ा आंसर होता है। पस सेल में कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। आप स्लेशिया सीएम में एक डोज दें और स्लेशिया 200 में रोज़ाना एक डोज दें तो बहुत ज़्यादा केसेस इससे से ठीक हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई मुश्किल केस हो उसमें मेडोरिनम सीएम की एक डोज साथ दे सकते हैं। उसके अलावा एक दवाई होती है सल्फानिलामाइड। आपने देखा होगा कि कई दफ़ा पस सेल न्यूमरस लिखे होते हैं, न्यूमरस। तो न्यूमरस एक साहब को नींद आई हुई है, अगर ऐसे केस आपके सामने आ जाए तो ओपियम 1 mg की डोज दें उनको, उनकी नींद उड़ा कर रख दी। तो ओपियम भी ज़रा बड़ी गहरी दवाई है। ओपियम के हवाले से मैं अपना एक बड़ा ख़ास एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा आपको। तो सीमेन टेस्ट के हवाले से यानी काउंट का भी अच्छा होना ज़रूरी है। एक्टिव कई दफ़ा ये होता है कि सिंपल जो लेबॉर्ट्रियाँ होती हैं उनके एक्टिव होती हैं 40, फ़र्ज़ करें 40 है या 50 है। जब आपके पास कोई मुश्किल पुराना केस आता है तो आप किसी अच्छी लैब का टेस्ट लिखें। अच्छी लैब का जब टेस्ट लिखेंगे तो उसमें आप चेक करेंगे, उसमें रैपिड बाद बिल्कुल ज़ीरो होती है या रैपिड 2-4 होते हैं। यानी आम लैब कहती है कि उनके एक्टिव 50 हैं, अच्छी लैब से करवाएंगे तो रैपिड 0 आ जाते हैं। तो ऐसे मसाइल को भी देखना होता है। रैपिड का नॉर्मल होना वो भी बड़ा ज़रूरी है। तो इसी तरह करके बात हो रही थी सीमेन टेस्ट के हवाले से, तो इसको बड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। मॉर्फोलॉजी का बड़ा किरदार होता है। बाज़ औक़ात काउंट बहुत अच्छा होता है, एक्टिव बहुत अच्छे होते हैं, पस भी नहीं होती, लेकिन मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं होती। मॉर्फोलॉजी जब ठीक नहीं होती तो मॉर्फोलॉजी को भी ठीक करने की ज़रूरत होती है। हम कई दफ़ा चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लैब की रिपोर्ट ठीक होती है, मिसाल के तौर पे मॉर्फोलॉजी में लिखा हुआ है कि 4 से ज़्यादा मॉर्फोलॉजी होनी चाहिए या 80% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो कई दफ़ा 4 से ज़्यादा को 4 लिखा होता है। तो यानी हर चीज़ को बैलेंस होना चाहिए। तो मरकज़ी जो दवाइयाँ सीमेन एनालिसिस के हवाले से इस्तेमाल होती हैं जो रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में, वो कार्सिनोसन, ट्यूबर, मेडोरिनम,
सिफलिनियम, आरामेट, एक्सरे, जलसीमियम, सलेशिया, थूजा, ये जो दवाइयाँ होती हैं ये अक्सर केसेस के हवाले से रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में इस्तेमाल होती हैं। स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड जब हम करवाते हैं तो उसमें अक्सर देखा गया है कि वेरिकोसील हो सकता है, तो ऐसे केसेस को वेरिकोसील के हवाले से ट्रीट करें। हार्मोन टेस्ट मर्दों में FSH वगैरह का पहले मैंने जिक्र कर दिया है। बाज़ केसेस में एज़ोस्पर्मिया जैसे जो मुश्किल केस होते हैं उसमें बायोप्सी भी करानी पड़ती है और एक ख़ास टेस्ट होता है FNAC, ठीक है। उसके अंदर यानी जो टेस्टिस का ये जो टेस्ट होता है इसके अंदर ये पता चल जाता है कि स्पर्म पैदा हो रहे हैं नहीं होते। तो इसी तरह करके FNAC टेस्टिस करवाया जाता है। ओलिगो एस्टिनोस्पर्मिया के अंदर मैंने पहले जिक्र किया। एज़ोस्पर्मिया की बुनियादी तौर पे 4 अक़साम होती हैं। एक होता है प्री टेस्टिकुलर, एक होता है टेस्टिकुलर, एक होता है पोस्ट टेस्टिकुलर, एक होता है यानी आइडियोपैथिक अननोन काज होती है। गूगल को भी आप सर्च करेंगे उसके अंदर लिखा गया है कि 70% के लगभग जो एज़ोस्पर्मिया के केसेस हैं ठीक होते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हम पहले कह देते हैं कि ये केस ठीक नहीं हो सकता। अब प्री टेस्टिकुलर में क्या होता है कि यानी कि हार्मोन्स लेवल ठीक नहीं है, तो यानी दिमाग से लेके जो यानी टेस्टिस तक जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं उसके अंदर हार्मोन लेवल का कोई इशू है, तो फिर हमने हार्मोन को फोकस करना है। टेस्टिस का फॉल्ट है तो कोई हमने जेनेटिक काज ढूंढनी है और बाकी मामलात को देखना है। पोस्ट टेस्टिकुलर में सुप्रेशन आ जाती है, पल्साटिला, मेडोलिनम, थूजा, इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। अननोन काज को हमने देखना होता है। अननोन काज भी कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे और बहुत डीप स्टडी के साथ ठीक किया जा सकता है। एज़ोस्पर्मिया के हवाले से रूट काज जब आप देखेंगे तो केसेस ठीक होते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने पहले भी बताया है कि अगर एक बंदा कहता है कि मुझे चोट लगी थी या एक्सीडेंट हुआ था, तो उसको अगर आप सिंपल कोनियम और रूटा देंगे तो वो इंजरी की बेस के ऊपर जो एज़ोस्पर्मिया होता है वो ठीक हो जाता है। इसी तरह करके हार्मोन लेवल का फॉल्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है या कोई और फॉल्ट है तो उसको पिट्यूटरी की भी पोटेंसी मौजूद है। तो इसी तरह करके जो हार्मोन लेवल को एक्टिव करने की दवाइयाँ उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह टेस्टिस के फॉल्ट का हमने काफ़ी हद तक जिक्र किया है। तो बात करने का मकसद ये होता है कि वजह मालूम करेंगे तो इलाज हो जाएगा। स्टीरॉयड को नील करेंगे कार्टिजोनम से, पहले भी जिक्र किया। इसी तरह इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। स्ट्रेस लेवल हो सकता है, कोई कैंसर हिस्ट्री हो सकती है, TB की हिस्ट्री हो सकती है, जो भी हिस्ट्री है उसको आपने फोकस करना है। तो इसी तरह करके एज़ोस्पर्मिया के बाद इमोशनल काजेज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप घबरा गए तो मैं इसको मुख्तसर करता हूँ, नहीं तो 10 मिनट 15 मिनट और लगेंगे। असल बातें अभी डिस्कस होनी हैं। इमोशनल काजेज़ के अंदर क्या है कि जो इमोशनल लेवल के मसाइल होते हैं, ज़हनी मसाइल होते हैं, ठीक है, ऐसी दवाइयों को जो दिमाग के साथ तलका लिंक होते हैं उनको हम यानी इग्निशिया, आरामेट, नेट्रियम और एसिड फास, स्टेफिसगेरिया, जलसीमियम, ओपियम, इस तरह के जो यानी जो दिमागी या इमोशन के साथ जिनका तल्लक है उन दवाइयों को इस्तेमाल करके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सुप्रेस सेक्सुअल डिज़ायर, आपने अक्सर देखा होगा कि यानी एक मर्द मसलन बाहर रहता है या वो दूर रहता है तो उसकी सेक्सुअल डिज़ायर सुप्रेस हो जाती हैं। तो ऐसे में कोनियम है, पल्साटिला है, इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट होम्योपैथिक तरीका इलाज के अंदर आखिरी दर्जा रखती है। सारे केस अगर ठीक नहीं होते तो आप कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चले जाएं। मिसाल के तौर पे एज़ोस्पर्मिया का केस है या जनरल केस है, अगर बंदा मोटा ताज़ा है तो आप उसको कलकेरिया कार भी दे देंगे तो काम हो जाएगा। अगर पतला है तो कलकेरिया फास दे देंगे। या उसके और कॉन्स्टिट्यूशन को देखें कि उसके मिजाज के अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन कैसी है, इग्निशिया वाली है, नेट्रियम वाली है, किस किस्म की कॉन्स्टिट्यूशन, उसका मिजाज कैसा है, वो चाहता क्या है, बुरा मनाता है, वगैरह वगैरह।
इसी तरह करके मियाज़मेटिक लेवल पे जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, आप उस बंदे का मियाज़म तलाश करें। हनीमैन ने तो जब यानी प्रैक्टिस के वाले से यानी मियाज़मेटिक थ्योरी पेश की थी तो आम दवाइयों से केसेस ठीक नहीं हो रहे थे, तो सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस के यानी 3 मियाज़म पेश किए थे, लेकिन राजन सनकारा ने बाद में 10 मियाज़म पेश किए।